हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी का पहला लेक्चर लेके आए हैं जिसका टाइटल है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को जानने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, भारतीय संविधान के बारे की बैकग्राउंड है कुछ, उसको जानना बहुत ज़रूरी है जिसका हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। तो ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक दस्तावेज है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। एक ऐसा दस्तावेज जो उस देश की क्षेत्र के बारे में बताता है, संप्रभुता के बारे में बताता है, उस देश की शासन व्यवस्था के बारे में बताता है, उस देश की चुनाव प्रणाली के बारे में बताता है, उस देश की जो स्वतंत्रता के मूल्य हैं उनके बारे में बताता है, उस देश की नागरिकता के बारे में बताता है। तो इस और इसमें कई और भी चीज़ें हैं जिसमें समाहित हैं। जब हम लोग बारी बारी से जाएंगे तो हम लोगों को इसमें क्लियर होता चला जाएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पहले देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको पहले नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। तो उसका नेशनल लॉ डे के रूप में क्यों मनाया जाता था, उसका कारण है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब है कि सर्वोच्च लॉ यही है। इसके बाद बनने वाले हमारे देश में कोई भी कानून लॉ होते हैं वो इसके अंतर्गत ही बनाए जाते हैं, इससे ऊपर नहीं होते हैं। कोई भी कानून इस संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में नेशनल लॉ डे को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जब हम लोग अंग्रेज का शासन था हमारे ऊपर, तो सबसे पहले किसने जो डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान होने की डिमांड, एक साम्यवादी पार्टी के नेता थे एम एन रॉय। उन्होंने सबसे पहले मांग की संविधान की कि हमारे लिए एक संविधान होना चाहिए, हम पे शासन एक संविधान के माध्यम से ही चलना चाहिए। तो इसकी संविधान जो निर्माण हुआ है उसकी टोटल 11 सेशन हुए हैं, जिनके बाद में ये संविधान बन के तैयार हुआ है। जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मीटिंग है उसके हेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की है। तो 19 अगस्त और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसमें टोटल 11 सेशन हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस संविधान में जो साइन सिग्नेचर किए गए हैं वो दोनों भाषाओं में किए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जिसो संविधान निर्माताओं ने जिन्होंने इसमें भाग लिया उनके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ है कि इसको जो इन्फोर्समेंट है इस संविधान के, मोस्ट ऑफ द पार्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था। बाकी बचे हुए कुछ प्रावधान जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट किया गया है, परिवर्तन में लाए गए हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कम्प्लीटली हमारा संविधान जो इन्फोर्समेंट हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ये बात हुई। और ये संविधान जब बना उसी दिन से हमारा जो देश है भारत, वो एक गणतांत्रिक देश बन गया। उसका कारण था क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही हमारे देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड होने की विधि इस संविधान में दी गई थी। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव संविधान में दी गई विधि के अनुसार किया जाएगा, जिसके बाद में हमारा देश गणतांत्रिक देश बना। तो ये एक अंतर है सामान्य देशों से हमारे देश में कि हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च नेता या अधिकारी होता है वो इलेक्टेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड इलेक्टेड होता है। लेकिन जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं यूके का, तो यूके में वहाँ पे क्वीन है, तो यानी कि वहाँ वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है। तो ये कुछ बातें हुई महत्वपूर्ण गणराज्य के बारे में। फिर इसमें एक इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। और वो भी किस में लार्जेस्ट है, सोवरेन कंट्रीज में, जो संप्रभु देश होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। और अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं नॉन सॉवरेन भी जो संप्रभु नहीं हैं, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आता है। और
पहले पोजीशन पे एक अन्य देश आता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। तो हमारे संविधान में टोटल जब बना था 1950 में जब लागू हुआ, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां इस संविधान में थीं। लेकिन आज के टाइम में अगर प्रेजेंट देखें तो इसमें आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 448 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि समय के साथ इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं, यानी कि इससे ये अर्थ निकलता है कि हमारे संविधान में इसमें कुछ ऐड करने का, कुछ संशोधन करने का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसमें संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में दी गई विधियों के अनुसार ही हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक विशेषता हमारे संविधान की ये है कि हमारा संविधान जो है लगभग 200 जो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन रखते थे देश, उन सब के संविधान को पढ़ते हुए बनाया गया है। उसको पढ़ने के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करके इस संविधान को तैयार किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया, साउथ अफ्रीका, ये सब इंक्लूड हैं, जिनसे हम लोगों ने इन चीज़ों को लिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है जिस पे लोग कम फोकस करते हैं कि जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को दिया गया, तो उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा कि इसका कुछ पार्शियल क्रेडिट जो है वो बेनेगल नरसिंह राव एक व्यक्ति थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइज़र थे, सलाहकार थे, उनको देने की बात की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो असेंबली थी, संवैधानिक असेंबली थी, उसके एडवाइज़र कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। उसके बाद में जो मैंने बोला कि इसमें अगर आर्टिकल ऐड किए गए हैं या फिर कुछ हटाए गए हैं, तो उसका प्रावधान भी इस भारतीय संविधान में दिया गया है कि किस तरह से संशोधन करना है। उसके लिए इसमें एक अनुच्छेद है 368। उस 368 के माध्यम से हम संविधान में संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है, चूँकि ये संविधान दो चीज़ों को समझना जरूरी है। एक ये कि संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट, बदलाव करना मतलब अमेंडमेंट, चेंजेस होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए जुडिशरी ने कंसेप्ट दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर इस कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है। अगर कोई भी कानून उन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो वो संशोधन नलीफाई हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका मतलब है कि इस संविधान को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ ही कुछ हम रिफॉर्म टाइम के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा हटा सकते हैं, एडजस्ट अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई संशोधन को लेके संविधान के। फिर उसके बाद में बात आती है कि इस संविधान में कौन भारत के नागरिक होंगे, इस बात का भी जिक्र है। और कौन भारत के नागरिक किस तरह से बनाए जाएंगे और किस तरह से कोई बाहरी व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इस बात का भी जिक्र इस संविधान में किया गया है। और इसमें सबसे यूनिक फीचर ये है कि हमारे संविधान में केवल एक नागरिकता रखी गई है, सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है। जैसे अगर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, राज्य की अपनी नागरिकता है और पूरे स्टेट की अपनी नागरिकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक नागरिकता रखी गई है। उसका कारण है कि उसमें राष्ट्र में एकता बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, इस वजह से इसमें एक नागरिकता रखी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में 44वें संशोधन के बाद में इसमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का मतलब है कि वो अधिकार जो अवश्य ही शासन चाहे कैसा भी चलाया जाए इस भारत में, अवश्य ही हमारे भारतीय नागरिकों को वो अधिकार दिए जाएंगे। तो वो 6 टाइप के अधिकार इसमें दिए गए हैं
और कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये हम ही मतलब नागरिकों को तो स्वतंत्रता देते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन यही मौलिक अधिकार शासन पे प्रतिबंध लगाते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे फंडामेंटल राइट को जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब देखेंगे तो उसमें सारा डिटेल में यही लिखा हुआ है कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार ये नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उसमें साफ साफ बताया गया है कि सरकार ये काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आम सिटीजन्स को, इंडियंस के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो वायलेट हों। तो 6 प्रकार के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें है राइट टू इक्वलिटी, पहला है समानता का अधिकार। तो दूसरा है इसमें कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया भारतीय संविधान में। और तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसको विशेष रूप से डाला गया है क्योंकि धार्मिकता की वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जो पाकिस्तान उर्दू और मुस्लिम उर्दू के नाम पे जो बना, धर्म के नाम पे बना। इसीलिए इसमें विशेष रूप से भारतीय संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डाला गया है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स है। चौथा राइट्स है कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट, यानी कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का, अपनी तरह से शिक्षित होने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। स्वतंत्र इंस्टीट्यूशनल चलाने के लिए, किसी विशेष धर्म एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप स्वतंत्र होंगे, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। और एक अधिकार आता है फंडामेंटल राइट्स का, वो है 5वां अधिकार, जो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भी इसमें दिया गया है औपनिवेशिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। फिर इसके बाद में एक आखिरी अधिकार है, वो है 6 अधिकार, छठा अधिकार, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके इन ऊपर वाले 5 संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन किसी न किसी का हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन के केस में, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंतर्गत बोला गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसमें जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि महिला की समानता, रोजगार में समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इन सब चीज़ों का जिक्र काफ़ी डिटेल से किया गया है। तो फर्स्ट साइट में देखने पर हमको ये महसूस होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए गए हैं कितने अच्छे हैं, इसमें नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग आज के दिनों में भी देखते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या फिर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है साइड में टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। तो उस चीज़ पे हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। यूजुअली जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम कभी भी टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते, और लास्ट में जब हमारी इंश्योरेंस की बेनिफिट लेने की बारी आती है तब हमें वो कंपनी टर्म एंड कंडीशन पढ़ाती है और उसके बाद में हमें लॉस होता है। तो अल्टीमेटली यही इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान किया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ टर्म एंड कंडीशन मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि मोरालिटी है, नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर प्रतिबंध लगाया सकता है, कानून एवं अगर व्यवस्था बिगड़ रही हो तो उसके आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसके लिए धारा 144 यूजुअली लगाई जाती है, जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स कभी कभी वायलेट होते हैं। 5 लोगों को, 4 लोगों को एक साथ खड़े होने की अनुमति रोड पर नहीं होती, जैसा कि आज हम कोरोना काल में भी देख सकते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लग रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, लेकिन वो किस टर्म पे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ताकि किसी दूसरे का हनन ना हो, यानी कि उन्हीं टर्म एंड कंडीशन के आधार पे हो रहे हैं जो इस संविधान में दी गई हैं। तो कहने का मतलब है कि शासन संविधान के अनुसार ही चल रहा है। तो जो हम लोगों को पहली नज़र में ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन जब हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएशन के आधार पे अरेंजमेंट दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। तो अगर हम देखेंगे तो इस संविधान में सबसे पहले तो खोलेंगे तो प्रियम्बल मिलेगा हमें, उसके बाद में दूसरे पार्ट में मतलब पहले भाग में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेट के फॉर्मेशन की बात की गई है, यानी कि हमारे राज्य के मतलब भारत के
कौन कौन से राज्य होंगे, कितना एक इस राज्य का क्षेत्र होगा देश का, उस क्षेत्र की बात की गई है। उसके बाद में भाग 2 में जब जाते हैं तो नागरिकता की बात की गई है कि कौन कैसे नागरिकता जीत आएगी, कौन कौन नागरिक होंगे, आज़ादी से पहले वाले कैसे नागरिक बनेंगे, आज़ादी के बाद वाले कैसे नागरिक बनेंगे, किसी बाहरी देश के लोग कैसे नागरिक बनेंगे। तो ये दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है। तीसरे पार्ट में तीसरा भाग जो है संविधान का, उसमें फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों की बात की गई है जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जो एब्सोल्यूट नहीं है, टर्म एंड कंडीशन पे अप्लाइड है। चौथे भाग में सेंटर और स्टेट को डीपीएसपी दिए गए हैं। डीपीएसपी का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो चौथा भाग है वो किसी स्टेट की या फिर सेंटर की गवर्नमेंट को अधिकार प्रदान करता है नीतियां बनाने का, कानून बनाने का। तो वो नीतियां का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य इस डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। यानी कि नीतियों को बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी निर्देशन इसी तरह होने चाहिए। गरीबी को मिटाना, आर्थिक असमानता को मिटाना के लिए ही कानून बनने चाहिए। इस तरह के गांधीयन फिलॉसफी पे भी कुछ डीपीएसपी में प्रावधान है जिसके आधार पे जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है वो डीपीएसपी को ही फुलफिल करती है। और जो आज प्रेजेंट टाइम में जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन देने की बात की गई है, यानी आर्थिक सशक्तिकरण की, आर्थिक समानता की बात की गई है, वो भी डीपीएसपी से ही निकल के आती है। तो ये चौथे पार्ट में दिया गया है। और उसके बाद में भाग 5 आता है, भाग चौथे का 4A आता है जिसमें आर्टिकल 15A है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग थे संविधान के जो हम लोगों ने देखे हैं। टोटल इसमें 22 भाग हैं। तो इसमें उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि इसको हमें समझना चाहिए कि ये संविधान जो है जिस तरह से एक घर में हमारे माता पिता में माता जी फ्लेक्सिबल होती हैं और पिताजी रिजिड होते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए और देने के लिए, उसी टर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समय और परिस्थितियों के अनुसार रिजिड और फ्लेक्सिबल भी होता है। जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान रिजिड है, उसका सीधा मतलब है कि उसमें कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट पे अगर आपको संशोधन करने हैं तो उसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल बनाई गई है। लेकिन यदि अगर हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस सिचुएशन पे फ्लेक्सिबल है तो उसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन पे जो संशोधन है वो काफ़ी ईजिली किए जा सकते हैं, उनकी प्रक्रिया काफ़ी सरल है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सिचुएशन बेस्ड है, इसीलिए आपको आश्चर्य होगा जान के कि संविधान जो है सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करता है, सिचुएशन के अनुसार ही फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है। सेंटर सिचुएशन के अनुसार ही स्ट्रांग हो जाता है, सिचुएशन के अनुसार ही स्टेट स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है कि जब इस संविधान को लागू किया गया तो हम लोगों ने पहली ही बार में 18 साल से ऊपर के लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया है। जबकि अगर हम अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो वो काफ़ी बाद में जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। तो ये जो संविधान निर्माताओं की काफ़ी दूरदर्शिता को रिप्रेजेंट करता है भारतीय संविधान में, जो पहली ही नज़र में 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को, जो मेल और फीमेल हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें जो आप सबसे बात करते हैं, जो इस संविधान में प्रस्तावना दी गई है, उस प्रस्तावना में किन किन चीज़ों का जिक्र है। तो उस प्रस्तावना में हमेशा किसी भी संविधान में या फिर किसी भी बुक में जो प्रस्तावना लिखी जाती है वो उसका ओवरऑल सेंट्रल आइडिया बताती है। तो इस संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो कानून इसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनको बताने का काम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल करती है। तो इस संविधान का जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना ही डेमोक्रेसी को बताती है। लोकतंत्र का सीधा अर्थ होता है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों का शासन। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें, ये 3 पॉइंट जो है होने चाहिए, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। तो हमारा लोकतंत्र की जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का,
वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग इससे शुरू होती है। और कुछ उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ऐसा इस संविधान की प्रस्तावना कहती है। जिसमें उद्देश्य पहला है कि सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता, संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, संप्रभु राज्य बनाने के लिए, और सामाजिक राज्य बनाने के लिए, समाजवादी राज्य बनाने के लिए, सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, और सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा इस प्रस्तावना में कहा जाता है। फिर आगे आता है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक होगी, इस बात का भी जिक्र प्रस्तावना में किया गया है। हमारा देश गणतंत्रात्मक होगा, रिपब्लिक होगा, इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया है। और हमारी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय को सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात है, यानी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय। और इसमें 5 तरह की लिबर्टी की बात, स्वतंत्रता की बात की गई है कि 5 तरह की स्वतंत्रताएं हम देने का प्रावधान सभी मिल के इसमें करते हैं, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता, राइट टू थॉट, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रेजेंट टाइम में जो हम देखते हैं मीडिया इतना सशक्त है, तो इस राइट टू एक्सप्रेशन में उस मीडिया, प्रेस, न्यूज़, इन सब को इंक्लूड किया जाता है। फिर इसमें आता है कि राइट टू बिलीव, विश्वास करने की स्वतंत्रता, राइट टू फेथ, आस्था रखने की स्वतंत्रता, राइट टू वर्शिप, पूजा करने की स्वतंत्रता। ये कई 5 तरह की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। उसके बाद में फिर इक्वालिटी की बात की गई है कि 2 तरह की इक्वालिटी दी जाएगी, एक तो स्टेटस में इक्वालिटी और दूसरा अपॉर्चुनिटी में, मतलब अवसर में समानता। तो यहाँ पे अवसर से संबंध है रोजगार से, कहीं भाग लेने से, उसमें समानता, डिस्क्रिमिनेशन नॉट बेस्ड ऑन द सेक्स और लिंग के आधार पे भेदभाव, कास्ट के आधार पे भेदभाव, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिक्र किया जाता है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी का जिक्र किया जाता है, ऐसी फ्रेटर्निटी जो डिग्निटी को बढ़ाती हो, जिसमें डिग्निटी से समझौता न किया जाता हो, जिसमें एकता से समझौता न किया जाता हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम फ्रेटर्निटी को डिग्निटी के साथ जोड़ते हैं तब तो हम इसको संविधान, जम्मू कश्मीर को लेकर हम इसको रिलेट करके समझने की बाद में कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो हम लोगों ने इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानी कि किन किन चीज़ों का जिक्र संविधान की प्रस्तावना करती है। अब हमको ये समझना चाहिए कि जो संविधान है हमारा इस देश के सेंट्रल आइडिया पे रहता है, एकदम सेंटर पे रहता है। जुडिशरी को अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं वो कैसे स्थापित होगी, उसमें जजों का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, उन जजों को कैसे रिमूव किया जाएगा, उन जजों के क्या अधिकार होंगे, वो संविधान का रिव्यू कैसे करेंगे, किसी आने वाले नए कानून का कैसे रिव्यू होगा, इन सब का व्यवस्था जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है। अब हम लोग चलते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ, कार्यपालिका की तरफ। तो इस संविधान में जिक्र है कि कार्यपालिका कैसी होगी, यानी कि 2 तरह की कार्यपालिका का इसमें जिक्र है, एक है स्थायी कार्यपालिका का, एक है अस्थायी कार्यपालिका का। यानी कि अस्थायी कार्यपालिका में आ जाता है कैबिनेट का, जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में जो यूपीएससी के सिविल सर्वेंट हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो 2 तरह की कार्यपालिका का जिक्र संविधान में किया जाता है, और उनको जो राइट्स हैं कि वो कैसे काम करेंगे, कितने कंट्रोल में करेंगे, क्या अधिकार होंगे, ये सब चीज़ों का जिक्र संविधान में किया गया है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं विधायिका की तरफ। तो इस संविधान में व्यवस्था की गई है कि इस देश की व्यवस्थापिका कैसी, विधायिका कैसी होगी, यानी कि इसमें संसद होगी, संसद कैसी होगी, द्विसदनात्मक होगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। राज्यों के स्तर पर कैसी होगी, तो द्विसदनात्मक भी हो सकती है, एक सदनात्मक भी हो सकती है। इस बात की भी फ्रीडम इस संविधान में दी गई है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द स्टेट। तो राज्य के क्षेत्र पे, आकार पे, जनसंख्या के आधार पे और वहाँ की डिमांड के आधार पे किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है वो द्विसदनीय हो सकती है। विधानसभा, विधान परिषद दोनों हो सकता है, कहीं कहीं पे एक ही हो सकता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन कहीं पे छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पे एक ही व्यवस्था है, विधान परिषद वहाँ नहीं होती है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोगों ने समझी। तो इसी संविधान के माध्यम से जो जुडिशरी है वो एकीकृत बनाई गई है, यानी कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऊपर का ऑर्डर कंटिन्यूसली नीचे तक मान्य होता है। तो ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और द्विसदनात्मक हमारी विधायिका है या संसदीय व्यवस्था है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों ने सीखी इसमें संविधान को लेके। अब हमको ये समझना होगा कि इस संविधान में कुछ लोगों क्रिटिसाइज भी करते हैं कि संविधान हम लोगों ने बोरो किया है बाहर से, सब कुछ बाहर से लेके चेप दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संविधान में बाहर से आइडियाज़ तो लिए गए हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों और भारतीयों की परिस्थितियों के कल्चर के अनुसार, संस्कृति डाइवर्सिटी के अनुसार उन प्रावधानों को जो है हम लेकर उसको एडजस्ट, एसोसिएट, अमेंडमेंट करके ही इसमें डाला गया है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश बाद में करेंगे। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका भी सेकुलर कंट्री है, लेकिन इंडिया भी सेकुलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश दोनों ही हैं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग है, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग है। तो ये हम लोग समझने की बात करेंगे कि हम लोगों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार जो है जो डेफिनीशंस हैं बहुत सारी, उनको रीएडजस्ट करके इस संविधान में डाला गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो ब्रिटेन है यानी यूके है, वहाँ से हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया। तो वहाँ से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, संसदीय व्यवस्था होगी, इस बात का जिक्र यूके से ही मिलता है। फिर रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कानून का शासन होगा, संविधान इज द सुप्रीम लॉ होगा, इस बात का आर्टिकल 14 इसमें जो फंडामेंटल राइट में डाला गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो उसमें जो आर्टिकल 14 है वो रूल ऑफ लॉ का ही जिक्र करता है जो ब्रिटेन से लिया गया। फिर उसके बाद में ब्रिटेन से लिया जाने वाला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, विधायिक प्रोसीजर जो होता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको यहाँ समझना चाहिए कि जैसे मान लो कोई भी स्टेट जब बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, वो कई राज्यों में बटा होता है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं पे देखा जाता है कि वहाँ पे सिटीजनशिप डबल हो जाती है, यानी स्टेट की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है, जैसे अमेरिका में ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन यूके चूँकि बहुत छोटा सा है, इसलिए उसको वो राज्यों में विभक्त नहीं है, इसलिए उसको यूजली एक ही नागरिकता पे काम करना, एकीकृत नागरिकता पे काम करना ज़्यादा ईजिली है। लेकिन हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया अपनी डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन और क्षेत्र को बड़ा होने के बावजूद भी। उसका एक कारण था, वो था यूनिटी, यानी लोगों में एकता की भावना बनी रहे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद ब्रिटेन से हमने कैबिनेट सिस्टम लिया है, मिनिस्टर्स काउंसिल जो होती है, फिर हमने प्रेरोगेटिव रिट ली हैं, मतलब इस संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो अधिकार दिए गए हैं कि वो भी कुछ अधिकार अपने उपयोग कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों, जो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है। तो उन रिट का प्रावधान भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो संसद का विशेषाधिकार है, उसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। बाई कैमरल सिस्टम होगा, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी, इस प्रकार का सिस्टम भी हमने यूके से ही लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने सीखी। अब हम लोग देखेंगे कि हमने आयरलैंड से क्या लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आयरलैंड से DPSP लिए हैं, यानी नीति के निर्देशक तत्व लिए हैं। हमने सरकारों को भी नहीं छोड़ा। इस संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको इसी संविधान के उद्देश्यों के अनुसार इन पॉइंट पे काम करना होगा। तो वो DPSP में वहाँ जिक्र किया जाता है। फिर आयरलैंड से लिया गया मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होगा, ये भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। यानी कि इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल सिस्टम से वो चुने जाएंगे। और राज्यसभा का जो नॉमिनेशन मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं परसेंटेज के आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा, उसका प्रावधान भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर अभी हम लोग चलते हैं कि US, अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका से सबसे पहले लिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, महाभियोग का मतलब है कि उसको हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी हमने USA से ही लिया है, अमेरिका से लिया है।
तो फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और ये इतना डिफ़िकल्ट बनाया गया है इंडिया में कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को ईजिली हटाया नहीं जा सका। एक जज के लिए ये चलाया भी गया था, जिसकी प्रक्रिया कम्प्लीटली पूरी नहीं हो सकी जटिलताओं की वजह से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप समझिएगा कि किसी भी न्यायपालिका को भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं होने चाहिए, ये भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, मतलब जब भी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या फिर अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन होते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कोर्ट के द्वारा, ताकि ये चेक किया जा सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस बात का कंसेप्ट जो जुडिशियल रिव्यू का आता है, वो भी हम लोगों ने अमेरिका से ही अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। प्रिएम्बल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इस बात का भी हमने अडॉप्शन जो है यूएसए से ही किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले ये संविधान बनाया गया था, प्रिएम्बल इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कनाडा से क्या लिया है। तो कनाडा से हमने सरकार का सिस्टम लिया है, कैसा होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फेडरल का मतलब है कि संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि उस देश में दो तरह की सरकारें होंगी, एक केंद्र की और एक राज्य की। फिर यहाँ प्रश्न आता है कि इसमें फिर पावरफुल कौन होगा, सेंटर होगा या स्टेट होगा। तो ये अडॉप्ट हमने कनाडा से किया है, जहाँ पे सेंटर के अंदर पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन। तो इस तरह का फेडरल सिस्टम मतलब एकात्मक संघात्मक व्यवस्था है, जिसका जिक्र कनाडा से होता है। और अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी की वजह से मान लीजिए कोई नई व्यवस्थाएं जनरेट हो रही हों, तो वो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आगे आती है। टेक्नोलॉजी को लेके, जैसे साइबर क्राइम एक एग्जांपल है, साइबर क्राइम को लेके, आईटी को लेके, जो उस टाइम पे इतनी प्रचलित नहीं थी, तो उन पे आज कानून अगर बनते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। यानी कि अपशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। ये प्रावधान भी कनाडा गवर्नमेंट से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। उसके बाद में कि सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर स्टेट, तो जो राज्यों में गवर्नर का जो नियुक्ति है वो केंद्र की सलाह पे ही होगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी नेचर ऑफ द जुडिशरी, अगर संविधान सरकार को या फिर संसद को या फिर सरकार को किसी संवैधानिक इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो संवैधानिक सलाह लेने का काम कोर्ट से करेगी, ये भी कनाडा से प्रावधान लिया गया है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें लिए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, यानी कि कुछ ऐसी लिस्ट भी होगी जिस पर कानून स्टेट भी बना सकता है और केंद्र यानी सेंटर भी बना सकता है। तो जिसमें एजुकेशन आता है, एजुकेशन में इंस्टीट्यूट स्टेट के भी होते हैं, सेंटर के भी होते हैं। जैसे हेल्थ आता है, उसमें क्या नाम, हमारे स्टेट के भी हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंटर भी आयुष्मान भारत योजना जो चला रही है वो केंद्र की सी योजना है। तो इस तरह से कुछ समवर्ती सूची के विषय भी होते हैं। फिर इसमें एक आर्टिकल 108 है जो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है, वो है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान, कि जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कानून बनाने को खींचातानी अधिक हो जाती है, असहमति बनी रहती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें किया गया है और उस संविधान के कानून को पास कराने की बात की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से और फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्री ट्रेड और कॉमर्स होगा, फ्रीडम होगी हर स्टेट में जाके ट्रेड करने की, ये भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। फिर हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने रसिया से क्या लिया है। तो रसिया से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि कुछ नागरिक, अगर देखिए अधिकार जो है वो कर्तव्य के साथ ही आते हैं। अगर आप कर्तव्य नहीं करते तो आपको अधिकार नहीं मिल सकते हैं, और अगर आप अधिकार लेते हैं तो आपको कर्तव्य करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए रसिया के से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, मतलब कानूनी छोटे छोटे लॉ बना के तो बाध्य की गई हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से बाध्यकारी नहीं है,
जबकि फंडामेंटल राइट्स वो अधिकारी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है, ये मान के चला गया है कि हमारे भारत के नागरिक जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन स्वतः ही करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हम देख पा रहे हैं, क्या वास्तव में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन हमारे इंडियन सिटीजन्स अपने आप करते हैं? तो ये सोचने की बात है। फिर रसिया से हम लोगों ने जो जस्टिस है, न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था है वो ली है। जैसे सामाजिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, तो इस सब का जो न्याय की कंसेप्ट है वो भी हमने रसिया से ही लिया है। फिर फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कंसेप्ट लिया है। फ्रांस में जो हेड होते हैं वो चुने जाते हैं, तो गणराज्य होने का, गणतंत्र होने का जो कंसेप्ट है, रिपब्लिक होने का, वो हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता की, समानता की, फ्रेटर्निटी की, बंधुता की भावना भी हमने फ्रांस से ही ली है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने चलते हैं कि जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है। तो जर्मनी से फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी में कैंसिल हो जाते हैं, ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया। तो इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन होगा, ये भी हमने जो है साउथ अफ्रीका से लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा उसकी विधि जो है वो भी हमने जो साउथ अफ्रीका है उससे ली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हम लोगों ने सीखी। ऐसे ही जापान से भी हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, तो विधि के द्वारा स्थापित शासन जो होगा उसका कंसेप्ट भी हमने जो है जापान से लिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में संविधान में जो बोला जाता है कि आज़ादी से पहले जो कानून बनाए गए, जिसमें 1858 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, उसके बाद में 1935 का एक्ट है, जो बाद में 1935 के एक्ट में सारे एक्ट समाहित कर लिए गए हैं। उन 1935 के एक्ट से भी बहुत कुछ इसमें एडजस्ट किया गया है, डाला गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस आ जाती है। गवर्नर की प्रावधान, जुडिशरी के प्रावधान, इमरजेंसी प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के आ जाते हैं। जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी है, क्रिमिनल पेनल कोड, जैसे सीपीसी है। तो ये सब जो कोड हैं, जो कानून के जो बुक होती है जिसमें सेक्शंस होते हैं, वो सब हमने कॉलोनियल गवर्नमेंट के आर्टिकल और वो जो एक्ट है 1935 उससे लिए। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई ये। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसके नीचे ही फिर ऑर्डर पास किए जाते हैं, फिर सब ऑर्डर पास किए जाते हैं, फिर डायरेक्शन पास की जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हमको कुछ फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ तो इसने कितने एक्ट को सस्पेंडेड किया है। तो इसने 2 एक्ट को सस्पेंड किया, मतलब रिप्लेस किया है। वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इसका क्या अर्थ हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीमेसी नहीं रखेगी, पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करती है। ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो, आप चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बताती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जैसा कि यूके में है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हुई। और इसमें 1976 में जो है सेकुलर सोशलिस्ट का कंसेप्ट जोड़ा गया था इमरजेंसी की ड्यूरेशन में। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेकुलर नहीं था या फिर सोशलिस्टिक नहीं था। अगर आप इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हमारा जो संविधान है वो समाजवादी भी है, सामाजिक भी है, और सामाजिक न्याय की बात भी करता है, समाजवादी की बात करता है, सेकुलर की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसकी बात है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई थी। अंबेडकर साहब जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो उन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा है।
अब आप इस चीज़ को समझिए, आश्चर्यचकित होंगे कि आपसे अपने ही देश का संविधान नहीं पढ़ा जाता, आप उसको पहले ही पन्ने को पढ़ के भाग जाएंगे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 60 देशों का संविधान स्टडी किया है, उसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी, रिलीजन एंड द वैल्यू एडजस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, अमेंड करके। तो बहुत ही आश्चर्य की बातें हैं ये। उसके बाद में कि जो इंडिया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है और सोवरेन नेशन में, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर द अलाबामा इन द वर्ल्ड। तो अलाबामा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्टिव है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन वो सोवरेन नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों ने सीखी यहाँ पे। इसी के साथ हमने संविधान के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो जाननी चाहिए थी वो हम लोगों ने सीखी। अगले लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रॉपरली शुरू करेंगे, प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, इन सब चीज़ों को शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।